टू द मार्कर। हम लोग क्लास 9th के एक कुछ चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विद द चैप्टर टिश्यू। टिश्यू क्लास 9th का आपका चैप्टर है, उसको हम 1 शॉट में कवर करेंगे। अब टिश्यू पूरे चैप्टर में पढ़ने से पहले हमको बेसिक जानना है कि एक्चुअल में टिश्यू हम कहते किसको है। तो व्हाट इज अ टिश्यू? टिश्यू मीन्स ग्रुप ऑफ सेल। हमने इसके पहले एक सेल चैप्टर है, तो सेल चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो अब क्या होता है कि हमारा एक सिंगल सेल है। हम जानते हैं कि एक सिंगल सेल के अंदर कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, क्या क्या सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास सिंगल सेल में न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम्स हो गए, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हो गए। ये यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है पर राइबोसोम्स होते हैं। तो ये हमने एक सेल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। अब अगर हम मल्टीपल सेल्स का एक ग्रुप माने जिनमें सेल्स जो है एक साथ फंक्शन करते हैं, ठीक है, एक साथ सेल फंक्शन करते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू। सो टिश्यू के लिए हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज अ टिश्यू? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस। अब फंक्शन कोई भी हो सकता है, एनी फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहाँ पर ब्लड इज अ टिश्यू। ठीक है, ब्लड इज अ टिश्यू जिसमें हमारे पास बहुत सारे टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। काम क्या है ब्लड का? न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, आरबीसी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, डब्ल्यूबीसी जो उसमें होते हैं वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। जो हमारे प्लाज्मा में होते हैं वहाँ पर बहुत सारे आयंस होते हैं। तो ब्लड का ओवरऑल काम क्या है? न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करना और ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना। ये एक पर्टिकुलर फंक्शन है जो ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर कर रहे हैं, इसीलिए ब्लड इज अ टाइप ऑफ टिश्यू। दूसरा टाइप ऑफ टिश्यू हमारा मस्कुलर टिश्यू, मसल्स या मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, मसल्स क्या काम करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, सब एक साथ मिल करके कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तब हम कोई भी बॉडी पार्ट अपना मूव कर सकते हैं। जैसे हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, गले को इस साइड मूव कर रहे हैं, सब ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मसल्स, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो मसल क्या हो गया? इट इज अ टाइप ऑफ टिश्यू। फंक्शन क्या है? मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन करना। ओके, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करना, ये मेन फंक्शन ऑफ मसल है। और बहुत सारे टाइप के मसल्स होते हैं, एक नहीं बहुत सारे टाइप के मसल्स होते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो मसल्स भी कुछ सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, उनको भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हुए हमारे टिश्यूज के। अब एक और चीज, द स्टडी ऑफ टिश्यूज। हिस्टोलॉजी होता है स्टडी ऑफ टिश्यूज। हिस्टोलॉजी इज अ ब्रांच जिसमें हम कहते हैं हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज। सो स्टडी ऑफ टिश्यूज को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ओके, मूव ऑन। हम करते हैं कि एनिमल्स और प्लांट के टिश्यू में क्या डिफरेंस है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि एनिमल और प्लांट के टिश्यू के बीच में डिफरेंसेस क्या है। टिश्यूज में, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी यही है कि टिश्यूज जो होते हैं ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बने एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। डिफरेंसेस हमें मेन देखना है। तो अगर हम बात करें डिफरेंसेस की, तो हमारे पास है प्लांट के टिश्यूज एंड इधर हमारे पास है एनिमल्स के टिश्यूज। देखो, प्लांट्स, हम सबको पता है कि प्लांट्स जो होते हैं फिक्स्ड रहते हैं एक जगह, प्लांट मूव नहीं कर सकते। पर एनिमल्स में ये स्पेशलिटी है, एनिमल्स की ये खासियत है कि वो मूव कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं, रेंग सकते हैं। तो एनिमल्स कैन मूव, कैन चेंज देयर प्लेस, बट प्लांट्स आर फिक्स्ड। ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या होता है, प्लांट्स क्योंकि फिक्स्ड होते हैं और एनिमल्स क्योंकि मूविंग होते हैं, इनके जो टिश्यूज होते हैं उनमें एनर्जी जो रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। अगर हम एक जगह पर बैठे रहे और दूसरा इंसान है जो कंटिन्यूअसली चल रहा है या दौड़ रहा है, तो किसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी? जो चल रहा है, दौड़ रहा है। तो उसी तरीके से क्योंकि एनिमल्स हमेशा एक मूवमेंट में रहते हैं, तो इनके टिश्यूज की एनर्जी रिक्वायरमेंट हमेशा ज़्यादा होती है। तो एनिमल टिश्यू के पास क्या होगा, यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट बन सकता है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट
more because they move. ओके, और इनमें एनर्जी इज लेस रिक्वायर्ड. Because they are stationary. So क्योंकि ये स्टेशनरी रहते हैं, इनमें एनर्जी जो है कम रिक्वायर्ड होते हैं, और क्योंकि ये मूव कर सकते हैं एनिमल्स, इसलिए एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है. दूसरी बात, प्लांट्स के पास बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं जो कि डेड टिश्यू बनाते हैं. एनिमल्स के पास नहीं, एनिमल के पास मोस्टली लिविंग सेल्स होते हैं और लिविंग टिश्यू होते हैं. हमारे पास अगर डेड सेल्स की बात करें हम, तो कुछ डेड सेल्स हो सकते हैं, जैसे हमारे स्किन सेल्स. हमारे स्किन सेल्स जो होते हैं ऊपर लेयर में, कुछ डेड स्किन सेल्स होते हैं जो कि हर रोज शेड ऑफ होते रहते हैं. तो एनिमल्स में मोस्टली हमारे पास लिविंग टिश्यूज होते हैं, और प्लांट्स में बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में, हाई नंबर में हमारे पास डेड टिश्यूज होते हैं. और यहाँ पर लिविंग टिश्यूज आर मोर. And dead tissues are very less as compared to plants. ठीक है. नेक्स्ट, जो एनिमल्स होते हैं उनके जो सेल्स है या उनके जो बॉडी पार्ट्स है वो आफ्टर अ टाइम रुक जाते हैं ग्रो करना. पर प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, प्लांट्स कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं. प्लांट्स की जो ब्रांचेस है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर्स है, प्लांट में कंटिन्यूअसली ग्रोथ होते रहता है. बट एनिमल्स में आफ्टर अ टाइम ग्रोथ रुक जाता है. तो हम क्या बोलेंगे, प्लांट में ग्रोथ इज कंटिन्यूअस इनके टिश्यूज में, और यहाँ पर ग्रोथ stops after a certain limit. Whenever the limit is reached, growth stops. For example, अगर हाइट की हम बात करें तो हाइट तब तक ही बढ़ेगा, एक लिमिट तक बढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा, हाइट बढ़ना रुक जाएगा. क्यों? क्योंकि हमारे बोन्स जो है उनमें ग्रोथ रुक जाएंगे. ठीक है. प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, प्लांट्स में कंटिन्यूअस ग्रोथ होते रहते हैं. अब हम आ जाते हैं, क्योंकि प्लांट्स में कंटिन्यूअस ग्रोथ होते हैं तो कौन कौन से टिश्यूज है जो रिस्पॉन्सिबल है प्लांट की ग्रोथ के लिए. प्लांट में कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, तो प्लांट में हम बोलेंगे दो टाइप के टिश्यूज होते हैं हमारे पास, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट. ओके, सो कमिंग ऑन टू द प्लांट के टिश्यूज. प्लांट के टिश्यूज की तरफ हम मूव करते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट दो टाइप के प्लांट टिश्यूज होते हैं, जिनमें से हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या ग्रोइंग टिश्यूज. सो व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक और ग्रोइंग टिश्यूज? ऐसे सेल्स जिनमें कंटिन्यूअसली ग्रोथ होते रहता है. ठीक है, कंटिन्यूअस डिवाइड करते रहेंगे. ग्रोथ मतलब इन अ सेंस ऑफ नंबर, कंटिन्यूअस डिवाइड करते रहेंगे, तो उन टाइप के टिश्यूज या उन टाइप के सेल्स को हम बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक और ग्रोइंग टिश्यूज. ठीक है. अब इनकी कुछ स्पेशलिटी होगी, मेरिस्टेमेटिक और ग्रोइंग टिश्यूज की कुछ स्पेशलिटी होती है. तो स्पेशलिटी इनमें क्या है, दे कंटिन्यूअसली डिवाइड. They have dense cytoplasm, very thin cell walls, and they lack vacuole. This is important कि they lack vacuole. Okay, this is very important. इनमें कोई vacuole नहीं होता है स्टोरेज के लिए, क्योंकि स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं है. क्यों स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहेंगे, तो स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर डेंस साइटोप्लाज्म होता है, हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा, तो कंटिन्यूअसली डिवाइड करने के लिए
थिन सेल वॉल्स होते हैं क्योंकि इनमें सेकेंडरी ग्रोथ के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं हो पाता सेकेंडरी ग्रोथ, दैट इज वाई थिन सेल वॉल होते हैं। अब हम आ जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमारे होते कहाँ पर है प्लांट्स में। फॉर एग्जाम्पल this is a plant, ओके, यहाँ पर हमारे प्लांट के नोड्स हैं, हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 टाइप्स। एक होता है हमारे पास एपिकल मेरिस्टेम, एक होता है हमारे पास इंटरकैलरी, एंड थर्ड टाइप जो होता है हमारे पास दैट इज लेटरल मेरिस्टेम। अब ये कहाँ कहाँ पर होते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, अगर हम एपिकल मेरिस्टेम हमारे इस रीजन में होंगे, एकदम टिप ऑफ द शूट एंड टिप ऑफ द रूट, दोनों जगह पर एपिकल मेरिस्टेम होंगे। अगर हम रूट ड्रॉ करेंगे तो टिप ऑफ द रूट पर भी एपिकल मेरिस्टेम होंगे। सो वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम लोकेटेड? टिप ऑफ शूट एंड टिप ऑफ रूट, दोनों जगह पर हमको एपिकल मेरिस्टेम मिलेंगे। क्या करते हैं ये? लेंथ को बढ़ाएंगे, इधर से डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से शूट में लेंथ का इंक्रीज होगा, और रूट में अगर डिवाइड करेंगे तो रूट को इलोंगेट करेंगे। तो ये क्या करेंगे? इंक्रीजेस लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ करवाएंगे। नेक्स्ट है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इस जगह पर होते हैं जहां पर हमें नोड्स मिल रहे हैं ना, नोड्स के आसपास में होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। व्हाट आर नोड्स? नोड्स वो जगह होते हैं जहां से एक नया स्टेम या एक नया लीफ कुछ भी निकल रहा है, इन्हें हम कहते हैं नोड्स। ये पोजीशन, ठीक है, ये सारे कहलाएंगे नोड्स। सो दीज आर नोड्स, और ये जो पोर्शन हो गया दो नोड्स के बीच का पोर्शन को कहते हैं इंटर नोड। ये नोड हो गया, ये एक नोड हो गया, तो इन दोनों के बीच का जो पोजीशन हुआ, ये वाला पोर्शन जो हुआ इंटर नोड कहलाता है। हमारा जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है ये नोड्स के पास में होता है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम का पोजीशन अगर हम बोले तो नियर नोड्स। करेंगे क्या? ये भी लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ करवाएंगे। लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ मतलब हर जगह पर होंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस, इस जगह पर होंगे, यहाँ पर भी होंगे, तो हर जगह से ये प्लांट का ओवरऑल ग्रोथ करवा रहे हैं, तो पूरे शूट में ग्रोथ हो रहा है। एपिकल मेरिस्टेम सिर्फ इस जगह पे बहुत कम ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा, बहुत कम लेंथ की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने वाला है, बट इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है ओवरऑल शूट का लेंथ को इंक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारा लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम कुछ इस तरीके से होता है, लेटरली, ठीक है। तो लेटरल मेरिस्टेम हम बोल सकते हैं इस जगह पर होता है पूरे में, एज एन सिलिंड्रिकल शेप में, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है, तो इस तरीके से यहाँ पर पूरे में अरेंज होगा। तो अगर इस तरीके, और लेटरल मेरिस्टेम का ग्रोथ ऐसे होता है, तो लेटरल मेरिस्टेम क्या करेगा? गर्थ इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो लेटरल मेरिस्टेम जब ग्रो करेगा तो इस तरीके से, तो लेटरल मेरिस्टेम इट इंक्रीजेस गर्थ ऑफ द प्लांट्स। गर्थ मीन्स साइड वाइज इंक्रीज होना, दैट इज विड्थ बोल सकते हैं, बट एक हम टर्म यूज करते हैं गर्थ, ठीक है। दिस, ये हो गया हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज किस टाइप के होते हैं? कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग, कंटिन्यूअसली ग्रोइंग होते हैं, बाद में जाकर डिफरेंशिएट करते हैं। सो दे डिफरेंशिएट लेटर ऑन। डिफरेंशिएट करना मतलब, डिफरेंशिएशन का मतलब जब वो मेच्योरिटी पर पहुंच चुके हैं, वो मेच्योर हो चुके हैं और उनको क्या मिल चुका है? उनका फंक्शन मिल चुका है। अभी तक इन टिश्यूज का कोई फंक्शन नहीं है, सिर्फ ग्रो कर रहे हैं, और क्योंकि ये ग्रो कर रहे हैं, अपना नंबर बढ़ा रहे हैं, इस वजह से प्लांट के ग्रोथ में हेल्प कर दे रहे हैं। इधर इस तरीके से नंबर बढ़ा रहे हैं तो इधर प्लांट का ग्रो कर रहा है, और
प्लांट लॉन्गिट्यूडनली लेंथवाइज ग्रो कर रहा है, क्यों? सिर्फ ये डिवाइड हो रहे हैं, इस वजह से ग्रोथ हो जा रहा है, अदरवाइज इनका कोई फंक्शन नहीं है। पर आगे चलकर अगर ये किसी और सेल या टिश्यू में मैच्योर होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं, तो वहां पर इनका एक पर्टिकुलर फंक्शन फिक्स हो जाएगा कि अब इस टाइप के टिश्यू को सिर्फ और सिर्फ यही फंक्शन परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे जाइलम और फ्लोएम की। जाइलम जो है प्लांट में एक काम होता है, जाइलम के हर एक सेल का कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं वाटर के ट्रांसपोर्ट में। फ्लोएम के टिश्यू में सिर्फ एक काम होता है कि किसी भी तरह कॉन्ट्रीब्यूट करना है फूड के ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, उनका काम फिक्स हो चुका है, एक को वाटर ट्रांसपोर्ट करना है, एक को फूड ट्रांसपोर्ट करना है। जितनी भी जो भी डिमांड्स होंगे प्लांट के वाटर से रिलेटेड, उन हर एक चीज में वो काम करेंगे। फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए वेसल्स बनाने हो या माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी लाना हो, वो सारा कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे वो सेल्स। तो वहां पर उनका फंक्शन फिक्स हो चुका है। यहाँ पर इनके किसी के कोई फंक्शन नहीं, बस ये अपना डिवाइड कर रहे हैं, डिविजन कर रहे हैं, इसकी वजह से ग्रोथ हो जा रही है प्लांट की। So they are not yet differentiated, they are not yet matured, ठीक है। अगला हमें जो पढ़ना है दैट इज प्लांट टिश्यू में ही, वो है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू उस टाइप के टिश्यूज को हम कहते हैं जो कि अब मेच्योर हो चुके हैं, दे हैव बीन डिफरेंशिएटेड। तो परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं दे आर डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड मतलब इनका एक फंक्शन फिक्स्ड हो चुका है, फिक्स्ड फंक्शन, कि ये एक इनको एक काम मिल चुका है कि अब ये पूरे प्लांट के लाइफ में यही काम करने वाले हैं, ठीक है। दैट इज द फंक्शन। सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो में इनको डिवाइड किया गया है। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू हम क्यों नाम देते हैं? परमानेंट टिश्यू है क्योंकि इनका फंक्शन फिक्स हो चुका है, ये आगे अब ग्रो नहीं करने वाले हैं, इनका और कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। अब सिंपल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक टाइप ऑफ सेल से बने हैं। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि एक टिश्यू जो है मल्टीपल टाइप ऑफ सेल से नहीं बन सकता। टिश्यू का डेफिनेशन में हमने पढ़ा था ग्रुप ऑफ सेल्स, ऐसा कहीं पर नहीं पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। जैसे हमने बोला ब्लड को एक टिश्यू है, ब्लड एक टिश्यू है, लेकिन WBCs एक अलग टाइप के सेल है, RBCs अलग टाइप ऑफ सेल है, प्लेटलेट्स अलग टाइप ऑफ सेल है। तो मल्टीपल टाइप ऑफ सेल के ग्रुप को हम फिर भी टिश्यू कह दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम डिवाइड करें तो सिंपल टिश्यूज जो होते हैं वो एक टाइप के सेल का ग्रुप होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू मल्टीपल टाइप ऑफ सेल का ग्रुप होता है। टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल, ईदर सिंगल टाइप और मल्टीपल टाइप्स, डजंट मैटर, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम जब बोलते हैं तो यहां पर हम बोलेंगे ग्रुप ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल्स, ओके। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमारे पास और स्पेसिफिकेशंस है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या क्या आते हैं हमारे पास? 3 आते हैं हमारे पास सिंपल परमानेंट टिश्यू में। पैरेन्काइमा, कॉलिन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम दो पढ़ना है हमें, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। ये याद रखना है कि परमानेंट टिश्यूज में थोड़ा सा यहाँ पर मे भी कंफ्यूजन हो सकता है, बट जब हम पूरा पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि इनको सिंपल, इनको कॉम्प्लेक्स कैसे हमने कैटेगराइज किया है। यहाँ पर क्योंकि नंबर ज़्यादा हो चुका है हमारे कैटेगरीज में, तो फिलहाल जब तक हमने पूरा नहीं पढ़ा है तो ऐसा लग सकता है बहुत टफ है, बट जब हम पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे तो बहुत ईजी समझ में आ जाएगा कि भाई एक एक फंक्शन, इनका कोई ज़्यादा फंक्शन है नहीं, सिंपल सी बातें हैं। यहाँ पर 4-5 टाइप के सेल्स हैं तो अपने आप याद हो जाएगा। जहाँ 4-5 टाइप के सेल है वो परमानेंट है, जहाँ एक ही एक टाइप का सेल है वहां पर वो सिंपल कहलाएंगे, ओके। तो स्टार्टिंग विथ पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा से हम स्टार्ट करते हैं। पैरेन्काइमा को हमने कहा सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो पैरेन्काइमा जो होता है वो एक टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है, परमानेंट टिश्यू है मतलब डिफरेंशिएट नहीं करेगा, एक फंक्शन फिक्स हो चुका है। अब वो कौन सा फंक्शन फिक्स है? इसका जो फंक्शन है दैट इज स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड इसका प्राइमरी फंक्शन है पैरेन्काइमा सेल्स का, ठीक है। इनमें भी जो
सेल वॉल होते हैं वो थिन होते हैं। अब पैरेन्काइमा सेल्स में कुछ मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। पैरेन्काइमा सेल्स के पास, अब क्योंकि स्टोरेज ऑफ फूड है तो यहाँ पर वैक्यूल्स होंगे। ये हमेशा जहां पर भी आएंगे लिविंग सेल्स होंगे, ठीक है, ये याद रखना है। पैरेन्काइमा जहां पर भी आएंगे लिविंग सेल्स होंगे। अब हम आते हैं कि इनमें मॉडिफिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। मॉडिफिकेशंस ऑफ पैरेन्काइमा की जब हम बात करते हैं तो दो मॉडिफिकेशंस है हमारे पास। एक है क्लोरेन्काइमा, दूसरा है एरेन्काइमा। ओके, अब क्लोरेन्काइमा इज अ टाइप ऑफ पैरेन्काइमा जहां पर क्या हुआ है कि उनमें क्लोरोफिल बढ़ चुका है। क्यों बढ़ा है? क्लोरोप्लास्ट का नंबर बढ़ चुका है। तो क्लोरेन्काइमा इज अ टाइप ऑफ पैरेन्काइमा। मॉडिफिकेशन मतलब ओरिजिनली है पैरेन्काइमा, बस कुछ अलग है, उनसे थोड़ा सा अलग है। एक्चुअली में पैरेन्काइमा के ही सेल्स जैसा पूरा है, थोड़ा सा कुछ उनमें डिफरेंस, थोड़ी सी कुछ उनमें एक्स्ट्रा क्वालिटी आ गई है। एक्स्ट्रा क्वालिटी यहाँ पर क्या है? क्लोरो, क्लोरेन्काइमा का नाम आया क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट से। तो इनमें क्योंकि क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल है, इस वजह से दे कैन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं इनमें, देयरफॉर दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। समझ आया? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है देयरफॉर फोटोसिंथेसिस ये कर सकते हैं। ये इनकी एक स्पेशलिटी आ गई। नॉर्मली हमारे पैरेन्काइमा सेल्स की स्पेशलिटी क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड, वो तो कर ही रहा है, पर एक्स्ट्रा क्वालिटी क्या आ गई? ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर सकते हैं। एरेन्काइमा पर हम आ जाते हैं। एरेन्काइमा की स्पेशलिटी ये है कि इनमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस इनके सेल्स के बीच में थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस जगह पर जो है ये एयर कैविटी है। ओके, दिस इज, ये हमारा एयर स्पेस या एयर कैविटी आ गया। नॉर्मली अगर हम बात करें तो इनमें होते हैं स्पेस, इंटरसेल्युलर स्पेसेस जो होते हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पर हम लिख देंगे इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। नॉर्मली भी इनके सेल्स में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से सेल्स अरेंज्ड है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? ये इंटरसेल्युलर स्पेस है, ये स्पेस है। बीच में ना सेल के बीच बीच में, 2-4 सेल के बीच बीच में जगह थोड़ा थोड़ा खाली है, तो उन्हें हम कहते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस। पर एरेन्काइमा में थोड़ा और जगह बन जाता है जिसकी वजह से यहाँ एयर भर जाता है। क्योंकि यहाँ एयर भर चुका है तो यहाँ पर क्या होगा? तो इन सेल्स में क्या हो जाता है? इनकी एक स्पेशलिटी ये हो जाती है कि ये फ्लोटिंग में हेल्प करने लगेंगे। तो क्योंकि एयर स्पेस बढ़ चुका है, एयर आ चुका है, तो एयर इजीली फ्लोट कराने में हेल्प करता है, ठीक है। तो एयर जब हम बोल रहे हैं फ्लोट कराने में हेल्प करता है, तो ये किन प्लांट्स में ज्यादा होना चाहिए? ऐसे प्लांट्स जो वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं। तो ये क्या कराएगा? यहाँ पर इनकी स्पेशलिटी क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ एयर स्पेस प्रेजेंट है, देयरफॉर सच प्लांट्स कैन फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर। समझ आया? तो जो भी सरफेस ऑफ वाटर पर फ्लोट करते हुए प्लांट्स मिलेंगे उनमें हमें एरेन्काइमा मिलेगा। एरेन्काइमा क्या है? इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा। मॉडिफिकेशन मतलब उनमें एक एक्स्ट्रा क्वालिटी आ गई, जो पैरेन्काइमा में है उनमें एक एक्स्ट्रा क्वालिटी आ गई है, ठीक है। बस यही मतलब है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं दूसरे सेल पर हमारे, दैट इज कॉलेन्काइमा। अब कॉलेन्काइमा कहाँ पर होता है और कॉलेन्काइमा की क्या स्पेशलिटी होती है? तो जो कॉलेन्काइमा वाले सेल्स होते हैं ये हमारे यूजुअली फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। इनका फंक्शन है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना।
ठीक है। फंक्शन क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब इजीली बेंड हो जाते हैं। तो जैसे हमारा जो लीफ रहता है, ये स्ट्रक्चर लीफ है, तो ये वाला जो पार्ट है ये फ्लेक्सिबल होता है, हवा में थोड़ा स्वे कर सकता है, तो इस वाले पोर्शन में हमारे पास कॉलेनकाइमा होगा। फिर हमारे पास जो टेंड्रिल्स होते हैं वो इजीली बेंड हो जाते हैं, टेंड्रिल्स ये जो होते हैं ये इजीली बेंड हो जाते हैं। फिर जो क्लाइंबर्स वाले प्लांट होते हैं जैसे मनी प्लांट, जिनको इस तरीके से मान लेते हैं ये एक वुड है और इनमें सपोर्ट लेकर चलना पड़ता है, तो ये इजीली इनके ब्रांचेस, इनके जो स्टेम है वो बेंड हो पाते हैं। तो बेंड क्यों हो पाते हैं, क्योंकि उनमें कॉलेनकाइमा होता है जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो बेंड होने पर टूटेंगे नहीं। ठीक है, तो दे आर प्रेजेंट इन टेंड्रिल्स, क्लाइंबर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट, अगर हम शेप की बात करें, अगर हम सेल के टाइप की बात करें कि सेल में ऐसा क्या होता है, तो इनके सेल्स कुछ ऐसे होते हैं। अगर मान लें हम ये क्लोरेनकाइमा का सेल है तो इनके सेल वॉल होंगे। ठीक है, सेल वॉल के पास आसपास और भी सेल्स है इधर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक और सेल ड्रॉ कर देते हैं जस्ट दिखाने के लिए। जैसे हमने यहाँ 2 सेल बना दिया। अब क्या होता है, इनकी खासियत ये होती है कि यहाँ पर इनके सेल्स के पास वॉल थिकनिंग्स होती है, यहाँ पर ये थिक होते हैं, ये तो वॉल थिकनिंग्स है ही इस तरीके से पूरे में। प्लस इनके जो कॉर्नर्स होते हैं वहां पर इरेगुलर थिकनिंग्स होती है, मतलब और ज्यादा यहाँ पर थिक होते हैं, इरेगुलर इस तरीके से कॉर्नर्स हर जगह पर। ठीक है, समझ आया? इस तरीके से थिकनिंग्स होती है कॉर्नर पर। सो यहाँ पर इनकी एक स्पेशलिटी अगर हम बात करें तो ये हो जाता है कि इनके पास irregular wall thicknings are present at corners। ठीक है, नॉर्मली तो वॉल्स पर है ही, पर कॉर्नर्स पर ज़्यादा थिकन हो जाती है, जिनके वजह से इनको ईजी होता है फ्लेक्सिबल होने में, ये टूटते नहीं है। सो दिस इज कॉलेनकाइमा। और इंटरसेल्यूलर स्पेसेस की अगर हम बात करें तो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस बहुत कम होते हैं। यहाँ हमें दिख रहा है 2 सेल के बीच में स्पेस दिख रहा है, नहीं, बहुत कम, एकदम ना के बराबर होता है। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस आर वेरी लेस इफ प्रेजेंट, ना के बराबर या तो नहीं होगा या तो होगा तो बहुत कम होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉलेनकाइमा। नेक्स्ट टाइप जो है हमारा दैट इज थर्ड जो है दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। अब स्क्लेरेनकाइमा की खासियत, स्क्लेरेनकाइमा आर सबसे पहले दे आर डेड टिश्यूज या डेड सेल्स। सो स्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं दे आर डेड टिश्यूज। नेक्स्ट, दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ और सपोर्ट टू द प्लांट्स, क्योंकि ये डेड है तो दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ और
सपोर्ट टू प्लांट्स, ठीक है। इजीली ब्रेक भी नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो कुछ पार्ट्स में कॉलेनकाइमा है ताकि फ्लेक्सिबल हो जाए, टूटे ना, और कुछ पार्ट्स में जो है हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा है कि वहां पर भी ब्रेकेज नहीं होना चाहिए, एक सपोर्ट, एक स्ट्रेंथ, एक रिजिडिटी चाहिए प्लांट को अपराइट खड़े होने के लिए, ठीक है। तो वहां पर स्क्लेरेनकाइमा हेल्प करते हैं। दे आर प्रेजेंट इन, एग्जाम्पल कहाँ कहाँ होता है, हस्क ऑफ कोकोनट, जैसे हमें जो नारियल दिखता है, नारियल के बाहर ये जो शेल दिखता है और हेयर्स है नारियल में, मेड ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। हस्क ऑफ कोकोनट या फिर आउटर कवरिंग ऑफ नट्स एंड सीड्स, वहां पर भी हमें देखने को मिलते हैं स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स, टिश्यूज। अब ये दिखने में कैसे होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा के जो सेल्स हैं ये दिखने में कैसे होते हैं, तो दे आर इलोंगेटेड, इस टाइप से कुछ होते हैं सेल्स, इस टाइप से कुछ हो सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में थिकनिंग्स होती है, किस चीज़ के वजह से, डिपोजिशन ऑफ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। So these are the lignin. ये हमारे पास लिग्निन डिपोजिशन हो चुका है। अब क्योंकि ये लिग्निन डिपोजिशन हो चुका है तो जिस वजह से मेक्स द प्लांट सेल्स, मेक्स द ल्यूमेन वेरी नैरो, तो यहाँ पर जो सेल के अंदर का जो स्पेस होता है वो बहुत कम हो जाता है, किस वजह से, लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से, ठीक है। इनमें ये स्पेशलिटी हो गई। तो हमारे पास दो लिविंग सेल्स है और एक डेड सेल है, मतलब जहाँ पर भी स्क्लेरेनकाइमा होगा वो डेड सेल होगा और जहाँ पर भी पैरेनकाइमा होगा दैट इज फॉर श्योर कि वो लिविंग सेल होने वाला है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पर। सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमारे पास दो टिश्यूज हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। अब कॉम्प्लेक्स क्यों बोला गया इनको, क्योंकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ सेल से ये मिलकर बना है। टिश्यूज इज अ ग्रुप ऑफ सेल जो मल्टीपल सेल से मिलकर ये टिश्यू बना है। इनके पास एक स्पेसिफिक फंक्शन है और यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं जाइलम और फ्लोएम की, तो दोनों का फंक्शन है कंडक्शन। एक करेगा कंडक्शन ऑफ वाटर, ये इसका काम है कंडक्शन ऑफ वाटर करना, कंडक्शन मतलब ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। तो कंडक्शन ऑफ वाटर करेगा इन द प्लांट और ये करेगा कंडक्शन ऑफ फूड। ये वाटर के साथ मिनरल्स का भी कंडक्शन कर सकता है। तो जाइलम का अल्टीमेट फंक्शन है कंडक्शन ऑफ वाटर, फ्लोएम का अल्टीमेट फंक्शन है कंडक्शन ऑफ फूड। अब हम जाइलम के टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे कि कौन से सेल से मिलकर हमारा जाइलम बना है फाइनली। तो हमें अगर जाइलम के टाइप ऑफ सेल्स पढ़ने हैं तो यहाँ पर हमें मिलेंगे जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, वेसल्स एंड ट्रैकीड्स। अब क्या होता है कि हमारे पास ये जो सारे के सारे सेल्स हमने अभी तक पढ़ा, इनमें ये तीनों जाइलम के ये जो तीनों सेल्स है दे आर डेड सेल्स, ठीक है। जाइलम के तीन सेल्स जो हमारे पास है कौन कौन से, जाइलम, फाइबर, वेसल्स और ट्रैकीड्स, तीनों डेड सेल्स होते हैं। और जो जाइलम पैरेन्काइमा है ये इकलौता लिविंग सेल होता है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था पैरेन्काइमा का काम है
फूड स्टोर करना, पैरेन्काइमा इज अ लिविंग सेल, तो पैरेन्काइमा जहाँ पर भी आएगा दैट इज अ लिविंग सेल, फाइबर जहाँ पर भी आएगा दैट इज अ डेड सेल, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। तो जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होते हैं, बाकी सब के सब डेड सेल्स होते हैं। अब हम आ जाते हैं फ्लोएम पर कि फ्लोएम के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो जब हम फ्लोएम पर आ रहे हैं, लेट्स सी फ्लोएम में कौन कौन से टाइप के सेल्स होते हैं। तो यहाँ पर होते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स को हम बाद में लिखेंगे, सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स, companion cell and finally phloem fibers। देखो यहाँ पर जितने भी टाइप के सेल्स हैं हमारे पास, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब, सीव सेल, कंपेनियन सेल, यहाँ पर ये सब के सब ये जो है ये हमारे पास लिविंग टिश्यू होते हैं, दे आर लिविंग। और फ्लोएम फाइबर जो है ये इकलौता डेड टिश्यू होता है फ्लोएम में। तो यहाँ पर हमें डिफरेंस क्या मिला जाइलम फ्लोएम में, अगर पूछा जाए डिफरेंस क्या है जाइलम फ्लोएम में, एक करेगा कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स, दूसरा करेगा कंडक्शन ऑफ फूड। दूसरा डिफरेंस हम बोल सकते हैं कि जाइलम इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ट्रेकीड्स और वेसल्स। दूसरा डिफरेंस नंबर 2 यहाँ पर कि फ्लोएम इज मेड अप ऑफ दीज सेल्स। थर्ड डिफरेंस, हमारा जाइलम में एक लिविंग सेल होता है और कम से कम 3 हमारे एक लिविंग सेल होता है और 3 डेड सेल्स होते हैं। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स जो जाइलम कॉन्स्टिट्यूट करता है दैट आर डेड सेल्स। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर लिविंग सेल्स 1 2 3 4 लिविंग सेल्स है और एक हमारे पास डेड सेल है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स इन फ्लोएम आर लिविंग टाइप्स, लिविंग सेल्स, ठीक है। 3 डिफरेंस हमें इजीली मिल चुका है जाइलम और फ्लोएम में। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर हमारा प्लांट टिश्यू जो होता है एंड पर है। एक चीज और पढ़नी है हमें, एपिडर्मिस। व्हाट इज एपिडर्मिस? एपिडर्मिस जो होता है वो हमारा आउटर कवरिंग होता है प्लांट का। What is epidermis? Epidermis is the outermost layer of cells in plants, ठीक है। This is epidermis। नाउ एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कि उनमें दे हैव नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, मीन्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। तो सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, क्यों? क्योंकि अगर सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं होंगे तो वहां पर देयर इज अ चांस कि बैक्टीरिया या कोई सा भी पैथोजन जो है वो इजीली इन्वेड कर जाए। तो व्हाई सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड? फॉर प्रोटेक्शन पर्पस, फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम पैथोजन एंट्री नहीं होने देना है। तो इस वजह से सेल्स जो होते हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं एपिडर्मिस में। अब एपिडर्मल सेल्स में क्या हो सकता है? स्टोमेटा कैन बी प्रेजेंट। स्टोमेटा कैन बी प्रेजेंट कहां पर? लीफ के लोअर सरफेस पर, ठीक है, ऑन लीफ एपिडर्मिस। और स्टोमेटा कैसा होता है? इस तरीके का बीन शेप्ड, यहाँ पर गार्ड सेल्स होते हैं इसके।
ये हमारा स्टोमेटा अगर है तो ये दोनों जो है दे आर गार्ड सेल्स, गार्ड करके रखेंगे दरवाजे को। गार्ड करने के लिए जैसे हमारे पास होते हैं ना, गार्ड्स होते हैं दरवाजे को, किसी भी चीज को गार्ड करने के लिए, तो यहाँ पर भी ये प्रोटेक्शन का काम करेंगे पोर, स्टोमेटल पोर का। ठीक है, दिस इज द स्टोमेटल पोर। अब गार्ड सेल्स ऐसे ही हमेशा रहते हैं या फिर ये स्पेशल कंडीशन, जब भी हम इस टाइप के स्टोमेटा को ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज एन ओपन स्टोमेटा। तो जब भी स्टोमेटा ओपन रहता है तो कुछ ऐसा दिखता है, और जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो ये गार्ड सेल्स पास में आ जाएगा और ये हमें स्टोमेटल पोर नहीं दिखेंगे। इस तरीके से कुछ हमारा हो जाएगा शेप। ठीक है, दिस इज अ क्लोज्ड स्टोमेटा, जहां पर ये पोर बंद हो जाएगा। अब ये पोर ओपन और क्लोज होना क्यों जरूरी है, पोर हमेशा खुला क्यों नहीं रह सकता? क्या होता है, अगर ये पोर ओपन होगा तो इससे क्या मिलेगा, जो प्लांट्स है उनको कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, वो उनको कार्बन डाइऑक्साइड वो ले सकते हैं, बट साथ ही साथ क्या होगा, वाटर का इवापोरेशन होगा। क्योंकि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं दिन में, तो उनको दिन में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अगर ये हमेशा दिन में हमेशा ही ओपन रखेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो आ रहा है फॉर फोटोसिंथेसिस, लेकिन साथ में वाटर भी इवेपोरेट हो रहा है क्योंकि सनलाइट है, गर्मी है। ठीक है, तो इस वजह से वाटर का लॉस हो रहा है, तो हमेशा स्टोमेटा को हम ओपन नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो स्टोमेटा होते हैं लीफ सरफेस पे, और स्टोमेटा का काम क्या है, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा क्या है? अगर हम बात करें फंक्शन की, तो फंक्शन हमारे पास दो है, एक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना होता है, दूसरा फंक्शन है हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन। नाउ व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन जो होता है दैट इज वाटर लॉस थ्रू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से जो वाटर का लॉस होता है उसे ही हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो नॉर्मली ट्रांसपिरेशन होना चाहिए, प्लांट में होता है, प्लांट सरफेस कूल रहेगा, ठीक है, ठंडा रहेगा, बट एक्सेसिव अगर वाटर लॉस हो जाएगा तो पानी की कमी होने लगेगी प्लांट में, वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी भी चाहिए, तो एक्सेसिव वाटर लॉस नहीं होना चाहिए। इस वजह से जरूरत पड़ने पे ये ओपन होता है, अदरवाइज ये क्लोज हो जाता है। ओके, नाउ हमारे पास ये जो रूट्स में हमारे पास टोमेटा होते हैं, सॉरी रूट्स में हमारे पास एपिडर्मिस जो होते हैं, एपिडर्मल जो सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, रूट एपिडर्मल सेल्स हेल्प इन वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एंड आयंस एब्जॉर्प्शन। कहाँ से? फ्रॉम सॉइल। ठीक है, वाटर एंड आयंस एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉइल। ओके, अब हम आ जाते हैं कि ये जो एपिडर्मिस की हम बात कर रहे हैं, इस तरीके से मान लेते हैं अरेंज रहते हो एपिडर्मल सेल्स हमारे। ठीक है, इस तरीके से अरेंज है एपिडर्मल सेल्स। अब इस एपिडर्मल सेल्स में हमारे पास, ठीक है, स्टोमेटा है कि भाई वो क्लोज रहेगा वाटर ट्रांसपिरेशन से, बट फिर भी सनलाइट तो पड़ रहा है, तो सनलाइट से इवेपोरेशन तो हो सकता है। तो क्या होता है, एरियल पार्ट ऑफ प्लांट में कई बार यहाँ पर ये जो एक वैक्स का लेयर होता है वो थिकन होने लगता है। अब ये वैक्स का लेयर बनाते क्यों है सेल्स? वैक्स का लेयर इसीलिए बनाते हैं ताकि एक्सेसिव वाटर लॉस ना हो। तो नॉर्मली हर एपिडर्मिस जो होते हैं उनके ऊपर वैक्स का लेयर होता है, बट जो एरियल पार्ट ऑफ प्लांट है, एरियल में जो हवा में है, ठीक है, जो पार्ट ऑफ प्लांट्स हवा में, जैसे लीफ हो गया, जैसे जो ब्रांचेस है हवा में, तो उनमें ज्यादा चांसेस है कि वहां पर वाटर लॉस होगा, तो एरियल पार्ट्स में ज्यादा थिक हो जाता है ये वैक्सी लेयर। ओके, so there is a waxy layer on surface of epidermis, नॉर्मली तो होता ही है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि एरियल पार्ट्स में ये और थिक हो जाता है। इन एरियल पार्ट्स दिस वैक्सी लेयर इज मोर थिक। समझ में आया? ये हो रहा है। नेक्स्ट एक चीज है जो हमें डेजर्ट प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा जानना है कि
ये वैक्सी लेयर। अब क्योंकि नॉर्मल प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं तो नॉर्मल प्लांट्स में वैक्सी है। अब क्योंकि हम डेजर्ट प्लांट्स पर अब आ रहे हैं तो डेजर्ट में तो सनलाइट और ज़्यादा हाई इंटेंसिटी में रहता है, टेम्परेचर और, तो वहाँ तो वाटर लॉस का चांसेस और ज़्यादा है। तो डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है, एपिडर्मिस के ऊपर एक क्यूटीन का लेयर डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर के लिए वो इम्परमिएबल हो जाएगा, वाटर को जाने ही नहीं देगा बाहर। तो डेजर्ट प्लांट्स की अगर हम बात करें तो इन डेजर्ट प्लांट्स a substance called क्यूटीन का डिपोजिशन हो जाता है, डिपॉजिट्स ऑन एपिडर्मिस। और ये क्या करेगा, क्यूटीन क्या होता है, क्यूटीन इज इम्परमिएबल टू वाटर, इम्परमिएबल फॉर वाटर बोल सकते हैं, वाटर को आने जाने नहीं देगा। तो यहाँ पर लॉस प्रिवेंट हो जाएगा, लॉस नहीं होगा। ठीक है, दिस इज कंप्लीट अबाउट हमारा प्लांट्स के जितने भी टिश्यूज है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब मूविंग ऑन टू द एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यूज में सबसे पहला आता है हमारे पास एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं, जिस तरीके से हमने पढ़ा कि प्लांट में एपिडर्मिस हमारा आउटर कवरिंग होता है, एनिमल्स में हम एपिथेलियल सेल्स को बोल सकते हैं कि आउटर कवरिंग या लेयर ऑफ एनी पार्ट ऑफ बॉडी, या जैसे हम अगर स्किन की बात करें, हमारे स्किन का जो आउटर लेयर होता है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यूज यहाँ पर क्या होंगे, makes the outer covering of skin, या फिर हम बोल सकते हैं they are also found in the blood vessels, organs of body, lining of mouth, etc. इन जगह पर एपिथेलियल सेल्स होते हैं। एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो बहुत सारे शेप के हो सकते हैं। एपिथेलियल सेल्स कैन बी फ्लैट, दे कैन बी क्यूबॉइड शेप, दे कैन बी कॉलम शेप्ड। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर फ्लैट शेप के सेल्स होंगे तो इस टाइप के एपिथेलियल सेल्स को हम कहते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अगर ये क्यूबॉइड शेप के होंगे तो इनको हम कहते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और अगर ये कॉलम शेप के होंगे तो हम इनको कहते हैं कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलम शेप मतलब ऐसे लॉन्गिट्यूडनल, ओके, इस तरीके के, ये है इनका न्यूक्लियस। तो इस तरीके के सेल्स होंगे। फ्लैट स्क्वायमस जो होते हैं फ्लैट सेल्स, और क्यूबॉइडल जो होते हैं वो क्यूब शेप्ड, इस तरीके के सेल्स होंगे हमारे पास, क्यूब शेप्ड सेल्स विद द न्यूक्लियस। कहाँ कहाँ मिलेंगे, स्क्वायमस एपिथेलियम जो होते हैं फ्लैट सेल्स होते हैं। अच्छा, इनके पास भी एपिथेलियल के जो जितने भी सेल्स हैं इनके पास भी कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, कॉम्पैक्टली पैक्ड रहेंगे, ओके। अब अगर हम बात करते हैं स्क्वायमस एपिथेलियम हमें कहाँ कहाँ मिलता है, तो स्क्वायमस एपिथेलियम की अगर हम लोकेशन की बात करें कहाँ कहाँ हमें मिल रहा है, तो ये हमें मिलने वाला है स्किन के सरफेस पे, स्किन सरफेस या आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ स्किन। लेकिन यहाँ पर ये सिंपल स्क्वायमस नहीं हुआ। सिंपल स्क्वायमस अगर हम बोले तो सिंपल सिंगल लेयर में होता है, तो स्किन में जो होता है वो हमारे पास होता है स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड मतलब मल्टीपल लेयर्स में, इस तरीके से मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट होगा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसा इस तरीके का। ठीक है, स्किन सरफेस में होता है। नेक्स्ट ये कहाँ पर होगा, हमारे एल्वियोलाई में होता है। ठीक है, ये इन जगह पर प्लस, ये कहाँ हो सकता है, हमारे ब्लड वेसल्स में हो सकता है। यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम इन दोनों में, स्ट्रैटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम इनमें। यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, सिंपल।
सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम। नेक्स्ट क्यूबॉइडल और कॉलमनार। क्यूबॉइडल हमें देखने को मिलेगा, फॉर एग्जांपल इनके एग्जांपल्स अगर हम बात करें तो इन किडनी ट्यूब्यूल्स, जो हमारे नेफ्रॉन होता है उनमें किडनी ट्यूब्यूल्स आर आल्सो कॉल्ड एज नेफ्रॉन्स, तो वहां पर हमें ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कॉलमनर एपिथेलियम की अगर हम बात करें तो इनके एग्जांपल्स जो है वो होगा हमारा इंटेस्टाइन की लाइनिंग में, इंटेस्टाइनल लाइनिंग में हमें देखने को मिल सकते हैं कॉलमनार एपिथेलियम, जहां पर भी सिक्रीशन का काम हो, ठीक है, एंड एब्जॉर्प्शन का काम हो। तो कॉलमनार एपिथेलियम का मेन फंक्शन क्या है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये इंटेस्टाइनल लाइनिंग में हमें मिल सकता है। और कुछ टाइप के एपिथेलियम होते हैं जैसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम का काम भी होता है सिक्रीशन, ये होते हैं कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट इन ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होते हैं? जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए, तो एक ग्लैंड है क्योंकि उनको कुछ काम है सिक्रीट करने का, दैट इज सलाइवा, तो इसलिए ग्लैंडुलर एपिथेलियम हम वहां पर बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सारे एपिथेलियल टिश्यूज यहाँ पर कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में हमें क्या क्या पढ़ना है? कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले हमारा आता है ब्लड। नाउ व्हाट इज अ कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो कनेक्ट कर रहा है कुछ बॉडी पार्ट्स को, कुछ बॉडी ऑर्गन्स को। सबसे पहला ब्लड। ब्लड को एक कनेक्टिव टिश्यू क्यों माना जाता है? कि ये पूरे बॉडी में फ्लो करता है और पूरे बॉडी के हर एक पार्ट से कनेक्टेड रहता है, इस वजह से ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर हम बात करें तो ब्लड इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है, ये तो ब्लड में सेल्स हो गए। और क्या होता है ब्लड में? प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में मेनली क्या होता है? वाटर एंड आयंस, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, ठीक है, ये सब कुछ होता है प्लाज्मा में। प्लाज्मा मतलब जो भी सेल वाले पार्ट को अगर हम हटा दे ब्लड से तो जो बच जाएगा उस सबको हम प्लाज्मा कहेंगे। प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, ठीक है। आरबीसी का काम हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करना, डब्ल्यूबीसी का काम प्रोटेक्शन करना हमारे बॉडी के, और प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है, सिंपल। नाउ दूसरा कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारे पास, दैट इज ब्लड के बाद हम आ जाते हैं बोन एंड कार्टिलेज पर। बोन और कार्टिलेज हम साइड बाय साइड पढ़ेंगे विद डिफरेंसेस। बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस क्या होता है? बोन और कार्टिलेज दोनों हमारे बॉडी में एक स्ट्रेंथ, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। किस तरीके से? बोन रिजिड होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कार्टिलेज हल्का सा फ्लेक्सिबल होता है, कार्टिलेज को हम इजीली बेंड कर सकते हैं। जैसे बोन्स हम सब जानते हैं कहाँ होता है हमारे बॉडी में, हर जगह हमें बोन्स पता है। कार्टिलेज कहाँ होता है? कान में, ईयर पिन्ना जो हमारा है वहां पर। तो अगर हम इसे ट्विस्ट करते हैं तो ये टूटता नहीं है, पर बोन को अगर हम ट्विस्ट करेंगे तो वो टूट जाएगा। तो कार्टिलेज और बोन डिफरेंट होते हैं इस मैटर में कि इनका जो मैट्रिक्स होता है वो अलग अलग चीजों से बना होता है, इनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो अलग अलग लेवल पर होती है, इनमें जो स्ट्रेंथ होता है वो अलग अलग लेवल पर होता है, ओके। तो बोन्स जो होते हैं वो ज्यादा रिजिड होते हैं, they provide strength, कार्टिलेज जो होता है वो इजीली बेंड कर सकते हैं, और ये भी कंपेयर टू बोन कम स्ट्रेंथ, बट फिर भी ये बोन को बॉडी को एक करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी को, मैकेनिकल सपोर्ट, बॉडी को कहीं ना कहीं से एक टाइप का सपोर्ट प्रोवाइड देता है। फिर बोन जो होता है, बोन का जो मैट्रिक्स होता है दैट इज मेड अप ऑफ, मैट्रिक्स जो होते हैं कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड फॉस्फेट्स का बना होता है। हमारा जो कार्टिलेज होता है उसमें शुगर्स एंड प्रोटीन्स,
प्रोटीन एंड शुगर इज के मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं, कार्टिलेज के मैट्रिक्स को हम कहते हैं हाइलीन मैट्रिक्स। बोन के जो सेल्स हैं उनका नाम दिया जाता है ऑस्टियोसाइट्स। कार्टिलेज के सेल्स को हम नाम देते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। बोन में हार्वेजियन कैनाल सिस्टम होता है और हार्वेजियन कैनाल सिस्टम क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है, प्लस यहाँ पर नर्व एंडिंग्स भी होती है। और यहाँ पर कार्टिलेज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। कार्टिलेज में कोई भी अलग से एक सिस्टम, अलग से एक चीज नहीं बनी हुई जो ब्लड सप्लाई करे, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस हो गया हमारा बोन और कार्टिलेज में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारे पास है टेंडन और लिगामेंट्स। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। डिफरेंस, टेंडन का काम है कनेक्ट्स बोन एंड मसल और लिगामेंट का काम है कनेक्ट्स बोन टू बोन। इसमें थोड़ी सी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, यहाँ पर मोर इलास्टिक, और ये लेस होता है, ठीक है। इलास्टिसिटी इसमें ज्यादा होती है, ये बोन से बोन को कनेक्ट करता है, ये बोन्स और मसल्स को कनेक्ट करते हैं, इसमें थोड़ी सी इलास्टिसिटी कम होती है कंपेयर्ड टू दैट, ओके। नाउ अगला है हमारे पास दो और टिश्यूज है, दैट इज एरियोलर। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो हमारे स्किन एंड मसल्स के बीच में होता है, ओके। सो बिटवीन स्किन एंड मसल्स and they fill up gap in the organs। इंटरनल ऑर्गन्स में जो भी गैप फिलिंग होता है वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो होते हैं, एडिपोज टिश्यू का जो सेल्स होते हैं वो होते हैं फैट सेल्स, मेड ऑफ फैट सेल्स, जिसमें फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। और एडिपोज टिश्यू का काम क्या है, प्रोवाइड्स इंसुलेशन प्लस ये फ्रिक्शन से प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। तो फैट एक ऐसा चीज है जो कि इंजुरी से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, एज ए इंसुलेटर काम करेगा, एक तो हीट टेम्परेचर के लिए भी, प्लस इंजुरी से भी, मैकेनिकल इंजुरी से भी वो बचाएगा। तो एडिपोज टिश्यू, ठीक है, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट, दे कैन बी प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे हो सकते हैं, एंड अराउंड इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। दोनों जगह पर एडिपोज टिश्यू हो सकते हैं जो कि फैट सेल्स को, फैट ग्लोब्यूल्स उनमें होता है, तो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द एडिपोज टिश्यू। अब अगला है हमारे पास मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में क्या करना है, मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं इनका मेन काम है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। मेन काम मस्कुलर टिश्यू का होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तो ही हम कोई सा भी मूवमेंट कर पाएंगे या हमारे बॉडी में कोई सा भी मूवमेंट हो पाएगा। तो मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो तीन तरीके के फिर से होते हैं हमारे पास। स्ट्राइएटेड और स्केलेटल, स्ट्राइएटेड, दूसरे हो गए स्मूथ
थर्ड हो गए हमारे पास कार्डियक। नाउ कमिंग ऑन टू द स्ट्राइएटेड मसल्स, स्ट्राइएटेड टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, इनका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल दिखेंगे और इस टाइप से स्ट्राइएशंस होते हैं इनमें, ठीक है। जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ स्पिंडल शेप का होता है इस तरीके से, यहाँ पर सेल्स हैं। और जो कार्डियक होते हैं ये भी लॉन्गिट्यूडनल होंगे लेकिन साथ में इनके ब्रांचेस होगा, फॉर एग्जांपल दीज, इस तरीके से, प्लस इनमें जो होते हैं स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है इस तरीके से। ठीक है, स्ट्राइएटेड जो टाइप के टिश्यूज है उनका नाम स्ट्राइएटेड इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर ये धारियां दिख रही, स्ट्राइएशंस मतलब धारियां, सो बिकॉज यहाँ पर इस तरीके से दिखते हैं तो इस वजह से इनका नाम पड़ा है स्ट्राइएटेड मस्कुलर टिश्यू। इनका दूसरा नाम है स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस टाइप के जो टिश्यू होते हैं यूजुअली हमारे लिम्स में पाए जाते हैं, स्केलेटन में जो हमारे पास ये जो हाथ और पाँव है वहां पर ये पाए जाते हैं, तो इस वजह से इनका नाम दिया जाता है स्केलेटल टिश्यू। ये क्या होते हैं, वॉल्यूंटरी होते हैं। वॉल्यूंटरी मतलब हम अपनी मर्जी से इनको चला सकते हैं, अपनी मर्जी से रोक सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल से होता है। जैसे हम अगर चलना चाहे अभी तो हम चल लेंगे, तो हमारा पैर काम कर रहा है, तो वहां पर कौन से इस टाइप के मसल्स होते हैं, ठीक है। हम अभी हाथ मूव करना चाहे तो हम कर सकते हैं, रोकना चाहे हम रोक सकते हैं, तो वहां पर इस टाइप के मसल्स होते हैं। सेकेंड आ जाता है स्मूथ मसल्स, इनमें स्ट्राइएशंस नहीं होते हैं, इस वजह से इनको स्मूथ कहा जाता है, नो स्ट्राइएशंस। ये जो होते हैं इनवॉल्यूंटरी होते हैं। इनवॉल्यूंटरी मतलब ये हमारे कंट्रोल में, ये जहाँ पर होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको स्टॉप करना या चलाना। जैसे ये इंटरनल ऑर्गन्स में हो गए, हमारे इंटेस्टाइन में हो गए, हमारे स्टमक में हो गए, तो हम अपने इंटेस्टाइन का फंक्शन चालू नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, प्लस हम अपने स्टमक में भी कुछ अपनी मर्जी से रोकना और चलाना नहीं कर सकते, जैसे चलना है वैसे ही चलेगा, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो ये इंटरनल ऑर्गन्स में होते हैं। थर्ड आते हैं कार्डियक में, इनमें स्ट्राइएशंस होते हैं, स्ट्राइएशंस होते हैं लेकिन ये इनवॉल्यूंटरी है। इनवॉल्यूंटरी क्यों, क्योंकि ये हार्ट में पाए जाते हैं, स्पेसिफिकली हार्ट में होते हैं, तो हार्ट का चलना ना चलना हमारी मर्जी से नहीं होता है, हम चला नहीं सकते, हम रोक नहीं सकते जब अपनी मर्जी हो तो इसलिए इनवॉल्यूंटरी होते हैं। नेक्स्ट, इनमें क्या होता है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये हमारे यूनी न्यूक्लिएटेड है, एक न्यूक्लियस है, यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे एक सेल्स में, और ये भी हमारे पास यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये कहाँ पर मिलेंगे, कैसे दिख रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। ये स्पिंडल शेप होते हैं, इनको हम बोलते हैं, ये अपीयरेंस में लॉन्गिट्यूडनल है, ये स्पिंडल शेप्ड है, और ये जो है हमारे पास ब्रांच्ड होते हैं एंड लॉन्गिट्यूडनल या ट्यूबुलर, दोनों कह सकते हैं। मिलेंगे कहाँ पर, एग्जाम्पल हमारे लिम्स में, हाथ और पाँव में मर्जी से चला सकते हैं, ये कहाँ मिलेंगे, इंटेस्टाइन में, ठीक है, ईसोफेगस में, जहां पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और ये हमें पता है हार्ट में मिलेगा। इनकी एक और स्पेशलिटी, ये कभी भी फटीग नहीं होते हैं, मतलब थकते नहीं है, नो फटीग या नेवर फटीग, ठीक है, दे नेवर फटीग, ये कभी भी थकेंगे नहीं। लास्ट है हमारे पास नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो होता है हमारे पास क्या काम करता है, वो इस टाइप से कुछ दिखता है, दिस इज अ नर्व फाइबर, जिसमें ये हमारे पास नर्व एंडिंग्स है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे ब्रांचेस दिखते हैं जिनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स,
और यहाँ है हमारे पास न्यूक्लियस। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। दीज आर डेंड्राइट्स। ये हमारा एक्सॉन। इस पूरे पोर्शन को हम मिलाकर कहते हैं साइटोन या फिर सेल बॉडी। और ये होता है हमारा नर्व एंडिंग। या फिर और एक्सॉन टर्मिनल। क्यों टर्मिनल? मतलब लास्ट पार्ट, तो एक्सॉन का ये लास्ट पार्ट है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सॉन टर्मिनल। कंडक्शन कैसे होता है? नर्वस टिश्यू का मेन काम है कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस। ठीक है, मैसेज ट्रांसमिट करना। कंडक्शन किस रूट में होगा? कंडक्शन का रूट हमारा ये है कि यहाँ से नर्व इम्पल्स को रिसीव किया जाएगा, यहाँ पर आएगा और उसके बाद इस तरीके से आगे ट्रांसमिट किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिर यहाँ आगे चलेगा। यहाँ पर एक और नर्व सेल होंगे जो जिनके डेंड्राइट्स जो है वो रिसीव करेंगे इम्पल्स, और उसके बाद फिर ये आगे ट्रांसमिट होगा। तो इस तरीके से कंडक्शन होता है। तो नर्वस टिश्यू, नर्व्स जो होते हैं मिलकर नर्वस टिश्यू बनाते हैं, जिनका मेन फंक्शन है कंडक्शन और इम्पल्सेस। और ये हमारे पाए कहा जाते हैं इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये इनका प्लेस है। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट एंड पढ़ाई करें।